ओम साथियों, आइए अब हम शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने तुर्की तक देशों को पढ़ा था। उसके बाद आज हम एक ऐसे देश के बारे में पढ़ेंगे जो देश अपने आप को ओटोमन साम्राज्य से जब वह अलग हुआ तो वह एक यूरोपियन देश के साथ मिलना चाहता था, किंतु तुर्की ने जब इस चीज को देखा कि ये ग्रीस के साथ मिलना चाहता है, एक यूरोपियन कंट्री के साथ मिलना चाहता है, तो तुर्की ने उस पर हमला कर दिया और उसका तकरीबन तकरीबन 30-35% हिस्सा कब्जा कर लिया और उसे तुर्की का एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उसको तुर्की का हिस्सा बता दिया, किंतु उस टुकड़े को कोई भी देश मान्यता नहीं देता सिवाय तुर्की के। उसके अलावा और कोई भी देश उस देश को मान्यता नहीं देता। हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो एक छोटा सा द्वीप है, साइप्रस। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं साइप्रस देश की। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम साइप्रस की बात कर रहे हैं। हम साइप्रस देश की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम साइप्रस देश की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और साइप्रस की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके की स्थिति है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये साइप्रस है। ओटोमन साम्राज्य जब 1923 तक अंत हुआ, लेकिन उससे पहले ही साइप्रस ओटोमन साम्राज्य से बाहर हो चुका था। लेकिन साइप्रस में जो मेजोरिटी लोग हैं वो ग्रीस ईसाई लोग अधिकतर रहते हैं। इस देश को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर ईसाई लोग भी रहते हैं और मुस्लिम लोग भी रहते हैं। लेकिन जब वह ओटोमन साम्राज्य से अलग होता है, कौन सा देश? साइप्रस। कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम साइप्रस देश की बात कर रहे हैं। जब ओटोमन साम्राज्य से अलग होता है तो ये पूरा देश चाहता है कि हम ग्रीस, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, हम उसके अंतर्गत चले जाएं। किंतु इसके ऊपर बैठा हुआ देख रहा था तुर्की। तुर्की से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुर्की से जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुर्की ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसके इतने ऊपर वाले हिस्से को कब्जा कर लिया। किसने? तुर्की ने। और इसको अपनी तरफ से एक मान्यता दे दी, एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। खैर, किसी भी उसके अलावा किसी भी देश ने इसको स्वतंत्र देश घोषित नहीं किया है। ये पूरा साइप्रस माना जाता है। अब आप जानकर अचंभे होंगे, होता क्या है कि एक देश के दो टुकड़े हुए, तमाम लोग मरे, जान से चले गए और वहां पर ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन के कब्जे में था, ओटोमन साम्राज्य के बाद ये ब्रिटेन के कब्जे में आया और जब ये ब्रिटेन के कब्जे से ब्रिटेन भी इनको छोड़ के जाने लगे, ये उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को ग्रीस के साथ जाना बेहतर समझा। लेकिन उस स्थिति में बनता क्या है, ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने कागज पे एक नक्शे पर, साइप्रस के नक्शे पर एक हरे पेन से रेखा खींच दी। इसके ऊपर आप लोग रहो, इसके इधर आप लोग रहो, मतलब इधर इस्लामिक लोग, इधर क्रिश्चियन लोग रहो, एक ग्रीन पेन से। तो इसको इतिहास में ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ हरे पेन से रेखा खींचने से इसको ग्रीन लाइन, इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज है कि ग्रीन रेखा से इन दोनों को विभाजित किया गया। किस लिए किया गया? कि ताकि इनमें विवाद ना हो, इस्लामिक लोग इधर रहें और ईसाई लोग इधर रहें। देखिए यहाँ पर पेट्रा टू रोमियो एक चट्टान यहीं पर है इसी देश में, जहां पर खोया प्यार आप पा सकते हैं। शर्त एक है कि आपकी सच्ची भावना हो, सच्चा प्यार करते हो और उस चट्टान के आप 3 बार चक्कर लगाएं तैर कर, क्योंकि चारों तरफ उसके पानी है। 3 बार तैरने से सच्चा प्यार कौन से देश में मिल रहा है? ये साइप्रस में मिल रहा है। एक चीज और है इस देश के साथ, हमने मिस्र देश का नाम सुना होगा। वहां की एक राजकुमारी हुआ करती थी। जब हम मिस्र में पहुंचेंगे तब हम पढ़ेंगे
तो जो वो राजकुमारी थी उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसके बॉयफ्रेंड ने इस देश को, मिस्र की रानी को, मिस्र की राजकुमारी को गिफ्ट कर दिया था। पूरा देश गिफ्ट कर दिया था साइप्रस में। आप क्या गिफ्ट करोगे? एक गुलाब का फूल, 100 रुपए की कोई चीज, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, लाख रुपए की गाड़ी कर दोगे ज्यादा से ज्यादा। अगला पूरा देश गिफ्ट करे बैठा था, एक पूरा द्वीप गिफ्ट कर दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को। खैर, इस विषय में जब हम ग्रीस मिस्र को पढ़ेंगे तब उस महारानी के विषय में हम जरूर पढ़ेंगे कि वो कौन सी महारानी थी जिसके लिए साइप्रस गिफ्ट में दे दिया गया था। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम साइप्रस देश की बात कर रहे हैं। गिफ्ट में कौन सा देश दे दिया था? साइप्रस। आइए इसके बाद चलते हैं आगे। वेस्ट एशिया को हम पढ़ रहे हैं। वेस्ट एशिया का हमने सबसे पहले कल कौन सा देश पढ़ा? हमने पढ़ा तुर्की। आज हम पढ़ रहे हैं साइप्रस। तुर्की, साइप्रस। थोड़ा सा इसको हम क्रम से याद करके चलेंगे। तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। अब आगे हम चलते हैं सीरिया की तरफ। सीरिया एक ऐसा देश है जिसने अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारी। सीरिया पिछले कई वर्षों से गृह युद्ध में उलझा हुआ था। और गृह युद्ध, देखिए, हर छात्र और छात्रा को विश्व इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। विश्व इतिहास पढ़ने से होगा क्या? विश्व इतिहास पढ़ने से होगा ये कि आप इतिहास के विषय में जानेंगे। आप जानेंगे अगर हमारे यहाँ पर गृह युद्ध हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। कोई अद्भुत परिणाम नहीं होगा, परिणाम वही होगा जो बाकी देशों में हुआ है। उस दौर में, जिस दौर में हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस दौर के में आजाद हुए देशों में, बहुत से देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां जहां से ये ब्रिटेन के लोग या फ्रांस के लोग हमें आजाद करके गए हैं, उन देशों पर आज तक गृह युद्ध के संकट छाए हुए हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी? देखिए, सीरिया एक ऐसा देश जहां पर गृह युद्ध के लपेटे में है। हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? सीरिया की बात कर रहे हैं। गृह युद्ध हुआ क्यों? देखिए, एक दौर था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 2010-11 की बात है। एक अफ्रीकन कंट्री थी, वहां पर एक चैपत से शुरू हुई घटना, एक थप्पड़ से शुरू हुई घटना तमाम देशों को प्रभावित कर देती है और कई देशों में तख्ता पलट हो जाता है। तानाशाही से लोकतंत्र में लोग, वहां का शासन बदल जाता है मात्र एक थप्पड़ की गूंज से। ऐसा क्यों? हाँ, ये हम बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सी जगह हमें देखने को मिलता है, लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये फलाना देश का है, ये फलाना देश का है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है जहां पर भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। भाषा बदल गई, लोग आपको अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से अरबिक भाषा है, अरबिक स्प्रिंग हुआ, अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया। अरब स्प्रिंग, अरब देश उन्हें कहा गया जहां पर अरबी भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा में भी कई अलग अलग तरीके की भाषा होती हैं, जैसे हिंदी में खड़ी बोली भी होती है, इत्यादि होती हैं। तो उसी तरीके से अरब भाषा में भी तमाम भाषा होती हैं, लेकिन जितनी अरब भाषा बोली जाती थी वे लगभग 20-21 देश हैं, उन्हें मिलाकर एक अरब देश माना गया। और वहीं पर ये घटना हुई उन्हीं कंट्रीज के बीच में, और वो पूरे अरब देशों में फैल गई। और फैली तो ऐसी फैली कि कई देशों को हिलाकर रख दिया। उसमें से सीरिया भी एक ऐसा देश है जो बर्बाद हुआ। हुआ क्या कि अफ्रीका का एक देश था। खैर, जब अफ्रीका में पढ़ेंगे तब जरूर उस विषय में पढ़ेंगे, लेकिन एक इमेज क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने कि एक देश था तुनिशिया। तुनिशिया देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। वहां पर एक व्यक्ति फलों की वो लगाता था, ठेला वगैरह। लेकिन वहां के प्रशासन द्वारा, वहां के कांस्टेबल, पुलिस के कर्मचारी द्वारा डेली उससे पैसे वसूले जाते थे। वह एक दिन इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि शिकायत करने में कार्यालयों में चला गया, अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वह फिर गया, और जब उसे दिखाई दिया कि तेरी सुनवाई नहीं होने वाली है,
उसने स्वयं को कोई तेल वगैरह गिर के स्वयं को आग लगा दी। जब वह आग लगी तो किसी ने उसका वीडियो शूट कर लिया। ये तकरीबन 2010-11 की बात है। उस समय सोशल साइट्स आ चुकी थी, सोशल प्लेटफॉर्म आ चुके थे, और जब वह वीडियो वहां पर वायरल हुई, कहते हैं चंद दिनों के अंदर ही तख्ता पलट हो गया। वहां के जो तानाशाह था उसको इस्तीफा देना पड़ गया, मात्र एक वीडियो से। और वो शुरुआत हुई थी एक थप्पड़ से। जो वह पुलिस वाली महिला शायद थी, उसने उसके थप्पड़ मार दिया था, और उसके बाद वह शिकायत भी करने गया। थप्पड़ के साथ साथ वह ये भी कह रहा था कि मैं अगर इन्हें पैसे दे दूंगा तो मुझे क्या बचेगा। में ऐसा हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक देश तुनिशिया में, जहां पर यह घटना घटित हुई, और उसके बाद इजिप्ट में भी बवाल हो गया। मिस्र जिसको कहते हैं, मिस्र देश में भी बवाल हो गया। वह वीडियो फैलती चली गई। फिर उसके बाद लीबिया में हुआ, और लीबिया से चलते चलते सीरिया तक आ चुका था। सीरिया में भी यही चीज थी कि तानाशाह हटाओ, लोकतंत्र लाओ। तानाशाह लाओ, हटाओ और लोकतंत्र लाओ, ये यहाँ पर चीजें करने का प्रयास करा गया। लेकिन ये गृह युद्ध इतना लंबा खिंचा, तकरीबन 10-11 साल के बाद यहाँ का जो शासक था वो हट पाया। और गृह युद्ध में इतना नुकसान सीरिया ने झेला, बेइंतहा नुकसान। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं सीरिया देश की। कौन से देश की बात कर रहे हैं? सीरिया देश की बात कर रहे हैं। देखिए, सीरिया के बाद अब हम अगला देश पढ़ेंगे लेबनान। कौन सा देश? लेबनान। लेबनान एक छोटा सा देश है जो सीरिया से लगा हुआ है, और एक बहुत प्रसिद्ध देश जिसे इजराइल कहते हैं उसके ऊपर है। किसके ऊपर है? इजराइल के ऊपर है। इजराइल के ऊपर है। किसके ऊपर है? इजराइल के ऊपर है। आइए इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे हैं लेबनान की। ये लेबनान इस जगह है, इसके इधर सीरिया है, और इसके इधर इजराइल है। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? लेबनान देश की बात कर रहे हैं। कई देशों ने यहाँ के एक संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, बल्कि वह संगठन अपने यहाँ पर राजनीतिक पार्टी भी है। वह संगठन अपने यहाँ पर एक अर्धसेना संगठन भी है। हम हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। यदि आप न्यूज वगैरह सुनते होंगे, अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, तो हिजबुल्लाह का आपने नाम सुना होगा। हिजबुल्लाह एक संगठन है। अब इस संगठन का क्या रोल है? हम इतिहास जो पढ़ते हैं उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमने बहुत सी बार देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी बहुत से, कई बार ऐसा होता है कि एक आंदोलन चल रहे हैं, उनकी गुप्त रूप से उनको फंडिंग हो रही है, ठीक इसी तरीके से। लेकिन यहाँ के संगठन अलग हैं और वो संगठन बहुत अलग स्तर पे है। लेकिन फंडिंग का जो खेल है, फंडिंग का खेल किस लिए है? वो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए हो सकता है। कोई फंडिंग किस लिए कर रहा है, वो एक उनकी अपनी विचार हो सकते हैं। जैसे यहां पर क्या विचार है? लेबनान को ईरान फंडिंग करता है। कौन फंडिंग कर रहा है? ईरान फंडिंग करता है। किस लिए करता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। फंडिंग इसलिए करता है ताकि इजराइल को खत्म कर सके। ईरान किसको फंडिंग करता है? लेबनान को फंडिंग करता है। क्यों फंडिंग करता है? क्योंकि नक्शे में इजराइल के ऊपर बैठा हुआ है, आसानी से आक्रमण कर सकता है। कौन से संगठन को फंडिंग करता है? हिजबुल्लाह संगठन को। हिजबुल्लाह संगठन इस पर आक्रमण करता है। किस पे? इजराइल पे। कौन से देश पे? इजराइल पे। पूरे विश्व में एकमात्र यहूदी देश इजराइल। अभी हम इजराइल और पैलेस्टीन के विषय में पढ़ेंगे जरूर। अभी फिलहाल याद रखिएगा, लेबनान, सीरिया और लेबनान। हिजबुल्लाह संगठन, लेबनान, हिजबुल्लाह संगठन। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, हमने एशिया पढ़ रहे हैं,
एशिया में वेस्ट एशिया पढ़ रहे हैं। वेस्ट एशिया में हमने तुर्की पढ़ा, तुर्की के बाद हमने सिप्रस पढ़ा, साइप्रस, साइप्रस के बाद हमने सीरिया पढ़ा, और सीरिया के बाद हमने लेबनान पढ़ा। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आज इराक और ईरान। कौन सा देश पढ़ेंगे? हम इराक पढ़ेंगे और ईरान पढ़ेंगे। हम इराक और ईरान को पढ़ेंगे। ये इराक है और ये ईरान है। यहाँ पर प्राकृतिक चीजें बहुत उपलब्ध हैं, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह बहुत बड़े स्तर पर है, गैस वगैरह बहुत स्तर पर है। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? इराक और ईरान की बात करेंगे। सद्दाम हुसैन, इराक का राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन? इराक के। बात है 1980 की, सन 1980 की। ईरान में मैंने भी आपको बताया था कि इस जो अरब कंट्रीज थी उनमें एक दौर ऐसा आया कि जहां पर लोग चीजों को तब्दील कर रहे थे, लेकिन वो एक दिन में शुरुआत नहीं हुई थी उसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। बहुत सी जगह लोग तानाशाह थे, जनता परेशान थी, और परेशान इतनी हुई कि जिस दिन नाक से पानी ऊपर गया उसके परिणाम सामने आने शुरू हो गए। उन्हीं में से बहुत समय के पहले अगर हम जाएंगे, लगभग 40-45 साल पहले, तो उस समय की बात है, ईरान में भी एक संगठन हुआ करता था, और उस दौर में एक तब्दील होती है, परिवर्तन होता है, और एक नया राष्ट्रपति वहां चुना जाता है। लेकिन उस बीच में पक्ष और विपक्ष के लोगों में लड़ाई हो जाती है। कौन से देश में? ईरान में। ईरान में इंटरनली देखिए, यहां पर भी एक चीज सीखने को मिलेगी। यदि आपके देश में इंटरनली अगर आप आपस में लड़ने लगे तो दूसरा देश किस तरीके से आपका लाभ उठा सकता है, वो यहां पर देखने को आएगा। और यदि आपको कहीं ऐसा लगे, आप क्रिकेट का मैच खेलने निकले हो और उसका कोई परिणाम ना निकले, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मन को ठेस पहुंचेगी। आप सुपर ओवर में चले जा सकते हैं, सुपर बॉल में जा सकते हैं, लेकिन युद्ध के मामले में ऐसा नहीं हो। एक ऐसा युद्ध जो तकरीबन 8 साल तक चला और परिणाम शून्य, ना जमीन गई ना जमीन आई, ना कुछ गया ना कुछ मिला, सिर्फ और सिर्फ हानि। दोनों देशों को अपनी अपनी हानि झेलने को मिली, इकोनॉमिकली हानि, जो आज तक वे देश नहीं उबर पाएंगे। ऐसी हानि जो भविष्य का अंधकार में पहुंचा दे, ऐसी हानि जो पैसा आने वाली जनरेशन पे लगता था कि टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाते, लेकिन हम एक ऐसा युद्ध, ये लोग आपस में ऐसा युद्ध लड़ बैठे जिसका कोई परिणाम नहीं मिला। हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इराक और ईरान की। इराक और ईरान में आपस में एक ऐसा युद्ध हुआ, इराक और ईरान में आपस में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, और 8 साल ये युद्ध चला, जिसमें लाखों लोग मर गए। क्या मिला? कुछ नहीं। क्या खोया? सब कुछ। कौन से देश ने? इराक और ईरान में। 1980 के समय ईरान में जब इंटरनली लड़ाइयां चल रही थी, तो उस समय सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ईरान पर हमला कर दूं, और जो मुख्य मुख्य चीजें मैं अरब कंट्रीज में एक तरीके से अपने आप को शासक घोषित कर दूंगा। और सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? ईरान पर। किसने हमला करा? इराक पर। इराक ने। किस पर? ईरान पर। क्योंकि ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, शिया सुन्नी की वहां पर लड़ाई थी, और इसका लाभ उठाया किसने? इराक ने, सद्दाम हुसैन ने, और सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। आप जानकर अचंभा होंगे, जब यह युद्ध आगे बढ़ा तो सऊदी अरबिया भी इराक का समर्थन कर रहा था और कुवैत भी फंडिंग कर रहा था। कौन कौन से देश? अभी हम इन देशों को पढ़ेंगे। सऊदी अरबिया और कुवैत, ये लोग भी फंडिंग कर रहे थे। किसको? इराक को। और अप्रत्यक्ष रूप से मदद कहीं ना कहीं अमेरिका भी कर रहा था। किसे? इराक को। सोवियत संघ, जो आज रूस हम जिसे कहते हैं, रूस तो मात्र एक हिस्सा है सोवियत संघ का। जब यह सोवियत संघ हुआ करता था, आप जानकर अचंभित होंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ के आपस में कोल्ड वार चल रहा है।
लेकिन यहाँ पर दोनों मदद करने आ जाते हैं, किसको? ईरान को, इराक को, सॉरी, किसको मदद करने आ जाते हैं? इराक को मदद करने आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि हमारा युद्ध फलाना से हो गया, ढिमकाने से हो गया, तो अगर उसका सपोर्ट अमेरिका करेगा तो रूस उसका सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा कहीं कागजों में लिखा है क्या? देखिए, बिल्कुल ये चीजें हमें सीखने को मिलती है कि जब इराक और ईरान की लड़ाई थी, जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। किस किस की लड़ाई? इराक और ईरान की लड़ाई में ये दोनों देश इराक को सपोर्ट कर रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी, लेकिन कर किसको रहे थे? इराक को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर जब युद्ध आगे बढ़ा तो स्थिति ऐसी आई कि अमेरिका जैसा देश इराक को भी सपोर्ट कर रहा था और ईरान को भी हथियार दे रहा था। वही हथियार इराक को, वही हथियार ईरान को। जब कंडीशन ऐसी बैठ गई कि ईरान फिर भी इस पे हावी हो गया और फिर इसने अपने केमिकल हथियारों का यूज करा, और जिसमें अपने यहाँ के भी कुछ लोग मारे गए। किससे? इराक से। 8 साल तक ये युद्ध चला जिसमें कई लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, तब हम उसके इस केस को पढ़ेंगे, इराक और ईरान के युद्ध को पढ़ेंगे। लेकिन ये युद्ध 8 साल चला जिसमें लाखों लोग मारे गए। किन किन देशों में चला? इराक और ईरान में चला। किस किस में चला? इराक और ईरान में। आइए, एक देश और है, जॉर्डन। कौन सा देश है? जॉर्डन है, जो इजराइल और पैलेस्टीन की सीमा से लगता है और सीरिया और इराक की सीमा से लगता है। ये हमारे लिए क्यों स्पेशल है? ये स्पेशल इस वजह से है, आपने ए लिफ्ट मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, वो यहीं की बनी हुई है, मतलब इसी के ऊपर बनी हुई है। यहाँ हुआ क्या था, आइए मैं बताता हूं। जब 1988 में इराक और ईरान का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया और कुवैत इराक को सपोर्ट कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उस फंडिंग के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, कुवैत अपना पैसा वसूल कर रहा था। कौन सा देश? कुवैत इराक से अपना पैसा वसूल कर रहा था। किससे? इराक से, कि लाओ मेरा ब्याज दो, मैंने इतनी फंडिंग तुम्हें की है। अब इराक ने देखा एक छोटा सा देश मुझ पे आंख दिखा रहा है, और इराक सन 90-91 के आसपास उस पर हमला कर देता है, इस पे, कुवैत पे, और चंद घंटों के अंदर कुवैत को अपने अधीन कर लेता है। पहली बात तो इराक ये हमेशा कहता रहा है कि ये कोई अलग देश नहीं है, ये मेरा ही राज्य है। कौन? कुवैत। खैर आगे चल के हम कुवैत को भी पढ़ेंगे, लेकिन इराक इस पर अपना अधिकार जमाता है, लेकिन यूएनओ की तरफ से इसको मान्यता है कि एक स्वतंत्र देश है। कौन? कुवैत। तो कुवैत में जब हमला कर दिया और कुवैत को इराक अपने कब्जे में ले लेता है, सद्दाम हुसैन अपने कब्जे में ले लेता है, तो वहां पर 1,70,000 भारतीय नागरिक फंस जाते हैं। कहां पर फंस जाते हैं? कुवैत में फंस जाते हैं। अब प्रकार से बात की गई और जॉर्डन तक कुवैत से भारत के 1,70,000 लोगों को लाया गया, और फिर वहां से एयरलिफ्ट करके कहां लाया गया? इंडिया। कुवैत में 1,70,000 नागरिक फंसे हुए थे। किसने हमला किया था कुवैत पर? सद्दाम हुसैन ने। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति। अब भारत ने जॉर्डन से बात की, जॉर्डन तैयार हो गया, और कुवैत से लोग इराक तक लाए गए। फिर इराक से, चूंकि सद्दाम हुसैन भारतीयों से का दुश्मन नहीं था, भारत के साथ इराक की कुछ संधियां भी हुई है, आपसी इनका लेन देन भी है, कारोबार भी है। तो सद्दाम हुसैन ने इन्हें कहा कि आप निकल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस रास्ते से निकला जा सके निकल जाओ। तो 1,70,000 नागरिकों को बगदाद लाया गया, बगदाद से हवाई जहाज के माध्यम से जॉर्डन लेकर जाया गया, और लगभग 500 फ्लाइट्स के आसपास एक हफ्ता लगा था। तो यहां से कितने? 1,70,000 लोगों को भारत लाया गया एयर लिफ्टिंग करके। जो मूवी शायद 2016 में बनी अक्षय कुमार की, जबरदस्त मूवी है वो, इसी के आधार पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एयर लिफ्ट किया गया वो कौन से देश से किया गया था? जॉर्डन से।
कुवैत से हमारे नागरिकों को कहां ले जाया गया? जॉर्डन, और जॉर्डन से भारत लाया गया। आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हमने देश पढ़े हैं। हमने आज पढ़े हैं, देखिए वेस्ट एशिया की हम बात कर रहे थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान और जॉर्डन। कौन कौन से देश हमने वेस्ट एशिया के अभी तक पढ़े हैं? तुर्की पढ़ा, साइप्रस पढ़ा, सीरिया पढ़ा, लेबनान पढ़ा, इराक पढ़ा, ईरान पढ़ा और जॉर्डन पढ़ा। आइए कल हम आगे इसके विषय में बात करेंगे, इससे आगे के देशों में। आज के लिए फिलहाल इतना ही।